कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज एक दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते भारतीय बाजार सेंचुरी मारने के मूड में आता हुआ एसजीएक्स निफ्टी मजबूत खुलने के बाद ऊपरी स्तरों पर टिके रहेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली, क्या रहेगी रेंज और क्या हो आपका ट्रेड आरबीआई की कल आने वाली पॉलिसी से ठीक पहले, इसी पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक हफ्ते पहले वेडनेसडे को बजट, एक हफ्ते बाद वेडनेसडे को ही आरबीआई पॉलिसी। यस, बिल्कुल एक बड़ा इवेंट आना चाहिए, होना चाहिए। हफ्ते भर मन लगा रहे और बाजार में उतार चढ़ाव के लिए कोई तो आपको कारण चाहिए, कुछ तो कारण चाहिए। हाँ, कुछ तो बोलने के लिए, कभी फेड, कभी अदानी, कभी बजट, कभी पॉलिसी और कभी कुछ। कल दोपहर जैसे बाजार आ गए फिर तो मजा नहीं आता। एब्सोल्युटली, कुछ भी नहीं हुआ कल, कुछ भी नहीं। लेकिन नतीजों के लिए आज से भी बड़े एक्शन पैक दिन हैं और अभी भी रहेंगे। आज एक अच्छी मजबूत शुरुआत के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। कल के हाईस के आसपास खुलने की तैयारी देख लेते हैं, जिन ट्रिगर्स के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन को हमें बढ़ाना है आगे। डाउ संभल कर बंद हुआ है 35 अंक उतार चढ़ाव के बीच थोड़ी रिकवरी। नैस्डैक में 125 अंकों की रही कमजोरी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होकर 103.50 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है महीने भर की ऊंचाई पर। एमएससीआई में भारत का कद घटा है और उसकी वजह के अदानी के शेयर जो पिटे हैं, उसके बाद भारत का जो वजन था एमएससीआई में वो 2 नंबर से 3 नंबर पर आ चुका है। नतीजों के लिए आज से कल बाजार बंद होने के बाद ज़्यादातर नतीजे खराब हैं। टाटा स्टील में अब नुकसान आता हुआ दिखा है मुनाफे के सामने। निफ्टी की 3 दिग्गजों के आज नतीजे और वायदा कारोबार की 8 कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करेगी। तो आज फिर से रहेगा बिजी डे। स्टॉक स्पेसिफिक बिजी डे, सेक्टर स्पेसिफिक भी एक सेक्टर है, उस पर भी फोकस करेंगे। स्टॉक्स तो हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा नतीजों पर बात करनी है, स्टॉक्स पर बात करनी है, सेक्टर्स पर भी बात करनी है और थोड़ा एक्शन भी समझना है। कल तो हमने सर कुछ भी नहीं किया, इतनी डल हो गए थे बाजार में कि समझ ही नहीं आ रहा था। स्पेशली अगर आप आखिरी 1-1.5 घंटे कल के अगर इंट्राडे चार्ट दिखाएं तो इतने डल हो गए थे कि एक रेंज में ही अटके रहे। थोड़ी रिकवरी एंड ऑफ ट्रेड आई और फिर वहीं पर आप अटके रहे। बट अच्छी बात थी, कल 17,700 हमने होल्ड किया। एक बार इंट्राडे में नीचे जरूर गए थे। थोड़ा समझाएं सर, बाजार का एक तो मूड माहौल है, स्पेशली ये जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है। 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में मुनाफा वसूली आ रही है, डेटा उनका अच्छा आ रहा है, कोई ऐसा नेगेटिव संकेत नहीं आ रहा है, बट बाजार क्यों फिसल रहे हैं, स्पेशली ये जो आईटी स्टॉक्स हैं आपके? देखो, जब कुछ नहीं होता तो फिर बाजार ये डिसाइड करते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ। जो बाजार की आदत है, राइट, कि कभी ऊपर जाना चाहिए कभी नीचे जाना चाहिए, सेम लेवल पर बंद नहीं होना चाहिए और सेम रेंज पिछले दिन की सेम डे नहीं रहनी चाहिए, करेक्ट। और वही अमेरिकी बाजार कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं अमेरिकी बाजार में जो अच्छे हैं, कुछ खराब है, और जो फैक्टर्स अच्छे हैं उनका इंटरप्रिटेशन आप खराब करना चाहें खराब कर ले, जो खराब कारण है उनको अगर आप अच्छा मानकर चढ़ना चाहें तो चढ़ भी जाए। एग्जैक्टली वही अमेरिकी बाजार कर रहे हैं। बेसिकली अमेरिकी बाजार ये कहने की कोशिश करें कि हम थोड़ा रेंज में रहना चाहते हैं, एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, और अब इस वक्त बिताने के बाद नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा वो पता नहीं। 2 ट्रिगर की बात हो रही है। आज देर शाम वॉशिंगटन में फेड चेयरमैन एक पब्लिक भाषण देने वाले हैं, उन पर नजर है। कुछ नहीं है। एक बात बताओ, आरबीआई गवर्नर साहब है हमारे, वैसे फेड चेयरमैन है वहां पे। गवर्नर साहब कभी कोई पॉलिसी किसी पब्लिक इवेंट में भाषण में जाके बताएंगे मैं करने वाला हूँ? लेकिन अब क्या है, कोई खबर है ही नहीं। तो चलो इसी पे फोकस करते हैं। रहा सवाल दूसरा कल सुबह की इवेंट का, जो अमेरिका में राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, वो वहां पर अपनी संसद में भाषण देंगे। उनके 2 साल कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं। वो भी ऐसा क्या बोल देंगे जो आपको नहीं पता, है ना? खराब तो कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छी चीजों के कौन सा पॉलिटिशियन खराब बोलता है? नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। और दुनिया में कौन से देश के पॉलिटिशियन अलग है? 1-2-4 छोड़ दो, कोई बाकी तो सब एक जैसे होते हैं। तो वो सब अच्छा ही बोलेंगे, और खराब भी बोलेंगे तो बोलेंगे हम तो निपट लेंगे जी। भले रेसेशन आने दो, भले महंगाई बढ़ने दो, भले ब्याज दरें बढ़ने दो, हम तो निपट लेंगे। सो आई डोंट थिंक, बट क्या होता है कि अब जब कोई ट्रिगर नहीं हो तो आप ये सोचते हो कि व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट के हिसाब से ये 2 है। आई डोंट नो, वैसे तो अमेरिकी बाजार रिएक्शन इन दोनों ही इवेंट पर नहीं देंगे, लेकिन दे दे तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं। लेकिन जो सॉलिड फैक्ट्स हैं जिन पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन है वो हमें देखना चाहिए। एक बॉन्ड यील्ड जो 3.6% के आसपास थोड़ी ऊपर आई है। दूसरा है डॉलर इंडेक्स 103.50 के आसपास महीने भर की ऊंचाई पर। लेकिन कोई खास बात नहीं है, मतलब ठीक है, 101 से 103 आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी ठीक है, 3.5% के आसपास, 10-20 बेसिस पॉइंट ऊपर या नीचे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ अमेरिकी बाजार स्टेबल है। वैसे कल हम बंद हुए तब तो डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे थे, 200 सवा 200 नीचे थे, उस हिसाब से तो 35 ही, तो उस हिसाब से तो बढ़िया है।
उसके ऊपर आप डाउ फ्यूचर्स 50-75 पॉइंट और ऊपर है। सो आई थिंक अमेरिका से तो संकेत उस हिसाब से बेहतर है। अगर SGX निफ्टी आपको 80-90 पॉइंट ऊपर दिख रहा है तो इसी वजह से दिख रहा है कि अमेरिका के संकेत खराब नहीं है दीप। तो नेट मैं ग्लोबल संकेतों को न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर रखकर चल रहा हूँ। बाकी नया कुछ वहां पर बड़ा है नहीं हमारे लिए। कल RBI की पॉलिसी है, ठीक है, देखते हैं पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब क्या ये कहने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश तो नहीं करेंगे, संकेत देने की कोशिश करेंगे क्या कि जो इस बार हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं वो आखिरी है। राइट। अगर ये संकेत कल आपको मिल जाता है तो आपका काम हो गया। आई थिंक बाजार चाहता तो यही है सुनना। नहीं, चाहते तो है ही हम, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन वही है कि वो बोलेंगे या संकेत देंगे क्या, क्योंकि वो बहुत सावधानी से चलने वाले हैं, सावधानी से बोलने वाले हैं, तो साफ साफ कहेंगे नहीं। सो बड़ा ट्रिगर वही है दीप कि कल हमारा पॉलिसी के बाद का मूड क्या रहता है। तो भारतीय बाजारों को जो डायरेक्शन चाहिए मुझे लगता है वो कल सुबह आपको 10:30 बजे के बाद 11 बजे के बाद मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो फिर ठीक है, वापस हम डाउ देखना शुरू कर देंगे। ऐसे कि कौन सा डाउ बंद हो जाने वाला है। करेक्ट। हाँ देखो, खुद के पास अपने संकेत नहीं होते तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं। यस सर, इज एज सिंपल एज दैट। 4-5 दिन से हम अदानी पे कर रहे थे। मार्केट हमारे उसी पे लगे हुए थे। ग्लोबल इतने मजबूत है, कोई फर्क पड़ा हमें? बजट अच्छा है, कुछ फर्क पड़ा हमें? नहीं ना। तो सिंपल सी चीज है, जब हमारे पास अपने संकेत होंगे जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ठीक, नहीं तो फिर वापस अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर देंगे। बट एक बार RBI की पॉलिसी निकल जाए फिर भारतीय बाजारों के लिए एक थोड़े साफ संकेत, बेहतर संकेत हमारे अपने कल सुबह मिलेंगे। और कल RBI की जो पॉलिसी आने वाली है उस पर हमारी बड़ी कवरेज भी है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे जाने पहचाने मेहमान आप जानते हैं। 9:45 से लगातार, अरे मैं 10:30 भूल गया, 10 बजे है ना पॉलिसी? हाँ 10:30 कहाँ से भूल गया। हाँ 9:45 से हमारे साथ। आप कह रहे हैं वो 15 मिनट लगते हैं। अच्छा, वो मार्केट एक्शन के साथ। हाँ यार ठीक बात है। तो मार्केट एक्शन में तो ये बात सही है कि 10 बजे पॉलिसी आएगी, लेकिन गवर्नर साहब के भाषण से ही समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो 2 खास महारथी, अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब आपको समझाएंगे बारीकियां पॉलिसी की। राहुल अरोड़ा साहब से मार्केट का हम आउटलुक समझेंगे पॉलिसी के बाद का। वृंदा जागीरदार जी जानी मानी इकोनॉमिस्ट है, वो भी इकोनॉमी के लिहाज से आपको बताएंगे। और बाकी एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल तो आपके साथ होगा ही होगा। चलिए, तो पॉलिसी की अपॉइंटमेंट आपकी सेट है हमारे साथ, और आज फेड गवर्नर भी भाषण देने वाले हैं, उस पर भी रखेंगे नजर। तो पॉलिसी के लिहाज से एक ग्लोबल एक डोमेस्टिक इवेंट तो हो गया, पर थोड़ा सा बाजार के लिहाज से समझाएं। फ्राइडे को बढ़िया रिकवरी थी, तो चलिए कल थोड़ी मुनाफा वसूली तो मान लेते हैं, बट इतना डल एक्शन कहीं भी नहीं जा रहे थे बाजार। एक जो मॉर्निंग में थोड़ा एक्शन हुआ 9:30 पौने 10 तक, और उसके बाद आखिरी आधे घंटे में थोड़ा हुआ, अदरवाइज पूरे दिन कुछ नहीं किया सर बाजार ने। दीप देखो क्या है, एक्शन सामने सामने है। हाँ। तो देख लेने का, समझ लेने का और उस पर एक्शन ले लेने का। नहीं है तो ढूंढने का। हाँ। ठीक है। इसलिए आपको याद होगा कल हम एक ही बात कर रहे थे कि आपको इस रेंज बाउंड मार्केट में टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढ के आप सोचोगे यहीं घुसूं और यहीं लूं या यहीं बेचूं, तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये सोचो कि ब्रेकआउट होने के बाद लूंगा और ब्रेकडाउन होने के बाद बेचूंगा, तो वो होगा नहीं। इंडेक्स के लिए मुश्किल मार्केट है, तो आप ढूंढने से आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा, तो फिर ढूंढो स्टॉक्स में। स्टॉक्स में ट्रेड भरपूर मिलेंगे और आज भी मिलेंगे। आज भी आपका फोकस वही होना चाहिए। आज वैसे इंडेक्स में भी ट्रेड मिलेगा। हाँ मिलेगा, आज मिलेगा। क्योंकि बड़ा गैप मिल रहा है ना, तो ऊपर की तरफ एक ट्रेड मिलेगा बेचने का। अच्छा, हाँ ये तो आपने मूड उल्टा कर दिया। नहीं उल्टा नहीं, रेंज है, रेंज में ऊपर देना ही है। अच्छा, हाँ, और ज्यादा गैप मिलेगा, सेंचुरी मारेगा तो देना है, राइट। और नीचे आएगा तो फिर वापस खड़े हो जाओ आप आराम से लेने के लिए। लेकिन स्टॉक्स आपको एक्शन है। स्टॉक्स में दिक्कत एक ही दीप की थोड़ा सा है ना, रिस्क ज्यादा होती है। एक दूसरा, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो मतलब समझो रिजल्ट टाटा स्टील के खराब है, लेकिन 4 को और को खराब करेगा। हाँ, मेटल वाले। तो अगर आपने टाटा स्टील की जगह JSW या JSP ले लिया और रिजल्ट इसके खराब है, तब भी इंपैक्ट आ सकता है। सो थोड़े से स्टॉक्स रिस्की है। सो आपको सेक्टर और स्टॉक चूज करके कि भाई इसमें सेक्टर लीडर के नंबर्स तो नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ मेरी पोजीशन की विपरीत हो गया तो स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके थोड़े से ना रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। आपको मुक्का कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सामने वाला सामने से ही नाक पे मारेगा, वो साइड से भी मार सकता है, ऊपर से नीचे से। सो स्टॉक्स में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स भी जल्दी बनते हैं, फास्ट बनते हैं, स्टॉप लॉस भी जल्दी ट्रिगर होते हैं। सो स्टॉक फ्यूचर्स या ट्रेड करने वाले अलग तरह की जमात है,
और इंडेक्स ट्रेड करने वाले अलग तरह के लोग हैं। सो आई थिंक इंडेक्स में आज भी कल की तरह ट्रेड बनेगा, जहां आपको अच्छे लेवल पर, ऊपर के लेवल पर टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है, नीचे में सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना है। ये ट्रेड आज भी बनेगा, आज भी बनेगा। हाँ, आज भी मतलब शांति से ट्रेड करने वालों को इंडेक्स का ट्रेड मिलेगा। और मतलब जिनको उठापटक लाइफ में आज कुछ तूफानी करते हैं काइंड, वैसे लोग हैं, उनको स्टॉक्स में आ जाने चाहिए, वहां पर एक्शन है आज। ठीक है, तय है दोनों के लिए कुछ न कुछ, आज दोनों के लिए कुछ। चलिए ठीक है सर, तो पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक सेक्टर्स की भी बात करेंगे। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है। मैंने न्यूट्रल इसलिए रखे कि भाई 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई माफ कीजिएगा खास फर्क नहीं पड़ता। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है कि भाई बेचना रुक नहीं रहे हैं। मैं यहीं पे समझा दूं थोड़े एफआईएस के डेरा दीप, 1218 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईएस की तरफ से, 4 डिजिट की बिकवाली आ रही है। लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात 2200 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में छोटी बिकवाली है 65 करोड़ की, लेकिन नेट तीनों ही जगह बिकवाली है। अब वैसे देखा जाए तो ऊपर के लेवल पे आपको टिकने में मुश्किल इसलिए आएगी कि एफआईएस लगातार दे रहे हैं। कब रुकेंगे ये बड़ा सवाल है। 2 वजह से रुकेंगे जी, और 2 वजह से उसका ट्रिगर पहला बनेगा, वो बनेगा ग्लोबल से या फिर कल की पॉलिसी से। अच्छा, अगर कल की पॉलिसी में सब कुछ अच्छा लगे, गवर्नर साहब का हाव भाव, भाषण, जो बोल रहे हैं, जो एक्शन है वो अच्छा लगे, ठीक है, पहला ट्रिगर वो होगा। दूसरा ट्रिगर अगर अमेरिका ही भाग जाए, तेजी हो जाए, और इन 2 ट्रिगर के दम पर जो बनेगा वो आपको दिख रहा है एफआईएस के डेटा में। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 15% पर आ गई है, और ये इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15% के आसपास एक वंस अपॉन अ टाइम मार्च 2020 में वो करती थी जब कोविड जैसा माहौल था। मेरा सवाल ही वो होने वाला था। सो इतने कम हल्के पोजीशन पर एफआईएस बेचे, तो एटलीस्ट एक चीज दीप अच्छी कि बेचने के लिए अब उनके पास जगह कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं बेचेंगे, इंडेक्स नहीं बेचेंगे, स्टॉक बेच देंगे। जिसको बेचना है वो कुछ ना कुछ बेच सकता है, करेक्ट। लेकिन इंडेक्स के लिए फिर आपके लिए ना थोड़ा सपोर्ट आ जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग आ सकती है, लेकिन इंडेक्स का सपोर्ट मिल सकता है। अब मसलन फॉर एग्जांपल आज मेटल बिकेगा, तो क्या पता आईटी चलने लगे, हो सकता है, क्या पता बैंक चलने लगे, करेक्ट। सो आपको सेक्टोरल सपोर्ट या एफएमसीजी में एक्शन आ जाए, कोई न कोई सेक्टर से सपोर्ट आ जाएगा। सो इंडेक्स अब ज्यादा खराब नहीं होगा, ये डेटा में दिख रहा है। गॉट इट। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली, अब आज के एफआईएस का मन हो गया मुझे टाटा स्टील ही बेचना है, 500,000 करोड़ का टाटा स्टील बेच दे तो आपको फिगर कल फिर नेगेटिव दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। सो आई थिंक थोड़ी सी एफआईएस की बिकवाली ऊपर के लेवल पे आपको रोक के रखेगी, लेकिन डरने की बात नहीं। लोअर लेवल पे सपोर्ट भी इसीलिए आएगा कि इंडेक्स में बहुत हल्के हैं। अब क्या करेंगे, इंडेक्स में बहुत हल्के हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, और इसलिए मैंने एफएनओ के संकेत न्यूट्रल साइड पर लिखे हैं। सेंटीमेंट मैंने न्यूट्रल लिखा है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव भी नहीं है। ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है। 17,850 पे वो जो परसों दी थी क्लोजिंग, आई मीन शुक्रवार को, कल नहीं दे पाए। कल हमने तो एक ही पॉइंट ऊपर मांगी थी दीप, आपसे ज्यादा कुछ मांगा नहीं। करेक्ट, मैंने मतलब खाली एक पॉजिटिव क्लोज दे दो बस, और 41,650 के ऊपर की चाहिए थी, 41,650 बैक टू बैक 2 दिन नहीं हुए, नहीं हुआ। एनीवे, तो ये आपके लिए आज के नंबर। अब आइए सपोर्ट जोन, 17,650, 17,700 आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 17,550, 17,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो खरीदारी भी करनी है और शॉर्ट कवरिंग भी। 17,800, 850 इस रेंज में खुलकर हम करेंगे टाइम पास, ठीक है, देखेंगे ताकत कितनी है, क्या है क्या नहीं। एक्चुअली इस रेंज को है ना 17,825, 875 करना चाहिए, मेरे को लगता है ये रेंज ज्यादा बढ़िया। 825 कल का हाई है, या 800 से 875 भी कर सकते हैं। 17,800, 17,875 ये है वो रेंज जिसमें खुलकर हम टाइम पास करेंगे। इसके ऊपर निकले तो 17,900 से 17,975 स्ट्रॉन्ग सेल जो है, 975 बजट के दिन का हाई है, वो आप माफ कीजिएगा, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सेल जो निकल कर आएगा। वहां पर आए तो प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और शॉर्ट भी करना है। 100% करना है ऊपर से ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ लेवल निकालने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी जी, इतनी आसानी से निकले नहीं है, थोड़े लो कॉन्फिडेंस वाले लेवल है। 40,825, 41,000 ये पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 40,525, 40,750 बड़ी खरीदारी की जगह। आज आप देख रहे होंगे दीप, जो रेंज दे रहा हूँ ना उसमें 200-250 पॉइंट की, 150 पॉइंट की रेंज आ रही, थोड़ी सी बड़ी रेंज आ रही है, क्योंकि डेटा यही बता रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि छोटी रेंज निकालो। आज की पूरी स्ट्रेटेजी लिखने में सबसे ज्यादा दिमाग इधर ही लगाना पड़ा,
ये प्रॉपर निकल के नहीं आ रहे हैं। कल वैसे काफी अनयूजुअल बैंक निफ्टी मूवमेंट था। एग्जैक्टली मजा नहीं आया। मतलब बैंक मतलब ऊपर नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होए मार्केट मतलब आपका। लेकिन जब आप डायरेक्शन क्लियर नहीं देते हो ना तो फर्क पड़ता है। राइट। तो वो है ना नेक्स्ट डे के लिए भी कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये बता नहीं रहा ढंग से कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। अब ये कंफ्यूजन की वजह ये भी हो सकती है कि बैंक निफ्टी भी यही इंतजार कर रहा हो कि पॉलिसी देख लूं, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के रिजल्ट आ गए जी, बराबर है। प्राइवेट के तो पहले आ गए थे, सरकारी वाले भी सब आ गए, SBI BOB बड़े सब आए गए। तो अब क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए उसके लिए है क्या आपके पास? तो कल का जो मूवमेंट है ना, वो कंफ्यूजन वाला जो मूवमेंट है ना, वो कल इसीलिए था कि भाई एक बार क्लियर कर लो, कोई तो ट्रिगर दे दो मुझे। तो वो ट्रिगर मुझे लगता है कल पॉलिसी के बाद मिलना चाहिए, उससे पहले हो सकता है आज फिर से एक कंफ्यूज ट्रेड दिखे बैंक निफ्टी में। हाँ, पॉसिबल है। बैंक निफ्टी कंफ्यूजन तो फिर बाजार में भी वो फिर कंफ्यूजन नहीं, बाजार में इतना नहीं रहेगा। बाजार में आई थिंक निफ्टी इज मच मैच्योर। अच्छा, दूसरे सेक्टर्स आ जाएंगे। बैंक निफ्टी हो सकता ना ज्यादा तेजी दिखाए ना मंदी दिखाए, मेटल थोड़ा नीचे हो सकते हैं, उसके सामने हो सकता है आपको FMCG या IT किसी से सपोर्ट मिल जाए। लेट्स सी कौन सा सेक्टर आता है सपोर्ट में, बट ओवरऑल मार्केट में दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में शायद डायरेक्शन आपको कल मिले। सो ये है आपके लिए 40,825 41,000 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 40,525 40,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 41,525 41,725 ये सप्लाई जोन है पहले। इसको पार करके टिकना निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जोर लगाए तो 41,950 42,075 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। ठीक है सर। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस डेटा हम बात कर चुके हैं। हाँ, पुट कॉल रेशियो कल हम बात कर भी रहे थे, थोड़े हायर साइड पर है, हल्का हो गया। 1.17 से निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 हल्का है। बैंक निफ्टी का 1.3 से 0.89 हल्का हो गया। विक्स आपका 2% बढ़ा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस एक तो तरीका है कि आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, कल के लोस का ही रख लें। कल 17,698 17,700 का लो था कल का स्टॉप लॉस हुई था। आप 2 पॉइंट से मानो तो ट्रिगर हुआ है, नहीं मानो नहीं हुआ, वो एक टच एंड गो वाला है। तो आप छोटा रखना चाहें 17,700 का रखें, बड़ा रखना चाहें 17,600 का रखें, लेकिन क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,600 ही रहेगा। इंट्राडे का आपके पास फ्रीडम है, 17,700 या 17,600 आपकी चॉइस। गॉट इट। तो बैंक स्टॉप लॉसेस पर थोड़ा वही है कि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, क्योंकि कल हमने देखा था सर इंट्राडे में वैसा मूवमेंट नहीं वाला। 17,700 के भी नीचे आप नहीं गए थे, तो फिर 17,600 कैसे? 17,600 इसलिए जबकि आप कितने दिन हो गए भाई, 1 2 3 4 5 8 दिन हो गए 17,600 के नीचे हमने क्लोज नहीं दिया। 17,350 का लो भी बनाया बजट के दिन, लेकिन क्लोजिंग 17,600 के ऊपर है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉप लॉस में तो कोई छेड़छाड़ है अभी नहीं, और कौन सा दूर है। हाँ, अब 150 पॉइंट दूर 1% नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, तो रखना है, रखना ही पड़ेगा ना। तो इंडेक्स में 1% नीचे का स्टॉप लॉस बहुत रीजनेबल है। स्टॉक्स में 3% नीचे का स्टॉप लॉस बहुत रीजनेबल है। स्टॉक्स में 2 से 3% रखना पड़ता है, इंडेक्स में 1% काफी है। सो आई थिंक क्लोजिंग तो कोई सोचने की बात ही नहीं 17,600 है। इंट्राडे में आपकी इच्छा है 17,700 कल का लो रखना है या 17,600 रखना है, आपको फ्रीडम है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग मैंने 41,000 दिया, छोटा दिया है क्योंकि मैं कंफ्यूजन में हूँ। नहीं तो अगर आप मुझे फ्रेंकली पूछते हैं तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस 40,300 आता है। अब उसका 1000 पॉइंट नीचे का कोई मतलब नहीं है। और इंट्राडे स्टॉप लॉस भी 41,265 कल का लो था, उसके नीचे का बन जाता है। तो आप चाहें तो 41,250 रख सकते हैं इंट्राडे में, आपको छोटा रखना है तो। मेरे ख्याल से 41,000 ज़्यादा बेटर है, सेफ है। ये होल्ड कर लीजिए, ये कर लीजिए। देखो 2 दिन से दीप हमारी 41,000 के ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी में हो रही है। अगर आज तीसरे दिन भी हो जाती है तो 3 दिन 41,000 के ऊपर क्लोज होने के बाद थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो 40,300 का स्टॉप लॉस है उसको क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं कल वैसे ही 41,000 ले आने वाला हूँ। सो आज जिस तरह का माहौल है, लगता तो नहीं कि आप 41,000 के नीचे बंद हो गए। सो ये स्टॉप लॉस रखना सेंसिबल है। बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी अभी शॉर्ट साइड पे 17,900 ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पे, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। 17,850 भी आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं 50 पॉइंट का क्वेश्चन रखकर 17,900 रखूंगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। इंट्राडे में किसी को डीप स्टॉप लॉस रखना है वो 18,000 का भी रख सकता है, आपकी इच्छा पर है। बैंक निफ्टी 41,750 इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, जिसको थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखना है 42,000 का। ठीक है सर, चलिए नई पोजीशंस फिर सर। खरीदना है निफ्टी, और निफ्टी खरीदने के लिए 17,600 का अपना स्टॉप लॉस है, उसको ध्यान में रख के खरीदना है। एक बार 17,825 पार होने के बाद स्टॉप लॉस आपका 17,700 हो जाएगा। ये ध्यान, कल का हाई जैसे आप पार करते हैं कल का लो आपका स्टॉप लॉस।
गॉट इट। फॉर्मूला भी बता दूं ताकि आपको ध्यान रखे कैसे निकाला। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। हाँ, ऐसा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए बोल दूं। कल का हाई आप पार करेंगे, कल का लो स्टॉप लॉस है। अभी 17,600 है, कल का हाई 17,823 है, 17,698 कल का लो है। जैसे 823 पार करके आप टिके 125 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस आपका बन गया। क्लियर है? टारगेट 825 850 दो छोटे टारगेट हैं, 875 902 मीडियम टारगेट, 975 का फाइनल टारगेट। बस 5 ही टारगेट है ऊपर की तरफ। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 17,850 से बेचना शुरू करें। ठीक है, 975 तक बेचें। 850 875 पहला हो गया, 900 के आसपास दूसरा लॉट हो गया, 975 पे तीसरा, 18,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। टारगेट जो बनेंगे दीप 17,800 17,775 दो छोटे टारगेट हैं, 17,750 और 17,702 मीडियम टारगेट हैं, 17,650 और 17,600 अगर आया तो बड़े टारगेट के तौर पर बिकवाली भी जरूर करनी है। बिकवाली भी जरूर करनी है। 17,850 आपको दिख रहा है 90 पॉइंट, प्रीमियम आप निकाल दो, करीबन करीबन हो गई आपकी 40 पॉइंट की। तो आप खुलेंगे 17,800 825, इसके ज्यादा ऊपर नहीं खुलेंगे, उतना खुल जाए काफी, मतलब इससे ज्यादा है नहीं। तो प्रीमियम निकाल के आप देखेंगे तो 17,800 के आसपास का लेवल आपके लिए निकल कर आता है। गॉट क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने एग्रेसिव ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी खरीदने के लिए कहा है। अब एक तरफ आप सोच रहे होंगे कि आप तो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। प्रॉब्लम यही है, जब कुछ नहीं दिख रहा और उस समय कोई बड़ा मुंह दे दे तो वो बड़ा सिग्नल है जिसको छोड़ना नहीं है, और वो भी एक पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41,000। अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट जगह खरीदने की 41,150 से 41,275 की बनेगी। उस रेंज में आपको ट्राई करना चाहिए लेने का। 41,000 का स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट। इसके नीचे जाए तो थैंक यू कर दीजिए, नहीं रखना है बैंक निफ्टी। ठीक है, 41,500 550 दो छोटे टारगेट, 650 725 दो मीडियम टारगेट, और ऊपर के टारगेट एम्बिशियस है, जो आएंगे कि नहीं पता नहीं। 41,950 42,025 बजट के दिन का हाई है, और 42,075 फाइनल टारगेट ऊपर का। गॉट इट। ठीक है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, परसों शुक्रवार का हाई है 41,725, उसके आसपास से मूड बना है 725 825 950, इस रेंज में बेच सकते हैं। बेसिकली 41,725 से 42,000 के आसपास की रेंज में बेचने का मौका मिलता है। थोड़ी दूर की बड़ी रेंज है, छोटी निकल कर आई नहीं तो मैं दे देता, लेकिन नहीं आ रही। हाँ, सो वहां पर आप बेचिए। स्टॉप लॉस 42,100 का लगाना होगा। 41,650 550 और 500 ये तीन छोटे टारगेट हैं। 41,375 और 41,275 दो मीडियम टारगेट है। 41,150 और 41,000 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर। सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर। ठीक है सर। अदानी पोर्ट्स बैन में है, कोई बदलाव वहां पर आपको नहीं होते हुए दिखा है। बाकी डेटा तो बात कर दिया। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स कोई खास ऐसा है नहीं दी। ऊपर में 18,000 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो रुकावट का काम करेगा। सो 17,950 18,000 आए, सोच रहे नहीं बेचने, अगर आए तो एक बार तो बेच ही दो। ठीक है। 18,000 देखो बजट के अच्छे बजट में आपसे पार नहीं हुआ, करेक्ट, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक बार तो ये हो गया आपका 18,000 के आसपास बेचने। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग डेटा है, 41,500 मेक और ब्रेक है। अगर आप 125 पॉइंट आप मजबूत होते हैं आज, तो मत मानिए कि आप मजबूत हैं। बैंक निफ्टी की तेजी आपको 41,500 से ही गिननी है, ये नोट कर लीजिए। 41,500 के पुट पर 14 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 25 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही है। इसलिए 41,500 आपके लिए बड़ा लेवल है। 41,500 41,550 ये पार करके टिकेंगे तो ही बैंक निफ्टी में तेजी का माहौल बनेगा। गॉट इट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लेवल्स को फॉलो करना है। अब आते हैं स्टॉक्स पर, और ढेरों स्टॉक्स पर करनी है बातचीत। पहले बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। दीप अनफॉर्चुनेटली आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर मेरे पास सारे शॉर्ट कॉल, सारे शॉर्ट और पहला है टाटा स्टील। टाटा स्टील बहुत ही खराब नंबर है, बिल्कुल। हर एक पैरामीटर पर बहुत कमजोर नंबर, चाहे ग्लोबल ऑपरेशंस देख लें चाहे लोकल ऑपरेशंस देख लें। मुनाफे का अंदाज था 1,000 करोड़ का, उसके सामने 2,200 करोड़ का नुकसान आया है। मार्जिन सिर्फ 7% रह गए। कामकाजी मुनाफा सिर्फ 4,050 करोड़ के आसपास का, तो बहुत ही खराब नंबर है। बिल्कुल। अब इस नंबर में एक ही चीज जो है, जो स्टैंडर्ड कमेंट्री प्रेस रिलीज में लिखकर आती है वो हमेशा की तरह के अगले क्वार्टर को लेकर हम थोड़े आश्वस्त हैं, जो हर क्वार्टर पर होता है। लेकिन बेहतर ये कि आज दोपहर 2 बजे जब टाटा स्टील की कॉन कॉल होगी, तब मैनेजमेंट को सुनिए,
सुनने में क्या होता है, देखने में ये और सुनने देखने में थोड़ा सा है ना, इमोशंस भी पता चलते हैं, लिखे हुए में इमोशंस पता नहीं चलते। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ट्विटर पे मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं या फेसबुक पे पढ़ते हैं, फिर उससे हिसाब से। लेकिन जो लोग सिर्फ कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं और जो लोग लाइव देखते हैं, उनमें दिन रात का फर्क है। बिल्कुल है। ये वैसा ही है जैसे आप लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ लो और एक और दूसरी तरफ आपके प्रोफेसर साहब या गुरुजी आपको पढ़ाए। दोनों में जो फर्क होता है, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका वो अलग होता है, सिर्फ पढ़ने का अलग होता है। और दूसरी बात, ठीक उसी तरह से प्रेस रिलीज की जो नॉलेज है वो लिमिटेड, उसमें भावनाएं नहीं होती, सिर्फ शब्द होते हैं। जो भावनाएं आपको दिखती है, जो काउंटर क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसमें आते हैं। राइट सर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 बजे, लेकिन उससे पहले कमज़ोर खुलेगा। हो सकता है कमज़ोर खुलने के बाद एक बार स्टेबल हो जाए। 4-5% तो गिरना बनता है इसका। 4-5% इतना तो बनता है दी। कौन कौन से याद आया जी? पेटीएम कल हमने कहा भी था कि बढ़ना चाहिए और मजबूत नंबर्स अच्छे हैं, 4-5% बढ़ा भी। मुझे लगता है आज फॉलो बाइंग और आएगी। हाँ, क्योंकि कल जो कॉन कॉल हुई दीप, उस कॉन कॉल में मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। फिर से अगला क्वार्टर भी मजबूत रहेगा, प्रॉफिटेबल शायद हो जाए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 350 लोगों ने पेटीएम का कॉन कॉल। वाह, 350। ये नंबर कहाँ से? लव योर हेड कांट इग्नोर मी। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो पेटीएम फॉलो बाइंग दिखा सकता है। एनीवे, ये स्टॉक ऑफ द डे नहीं था, लेकिन याद निकल गई, इसे आप मान सकते हो। यहाँ पर भी अच्छी फॉलो बाइंग आई है। अब दूसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग। मतलब जब दूसरी हाउसिंग कंपनियां इतने बढ़िया नतीजे पेश कर रही हैं, तो LIC हाउसिंग इतने खराब नंबर्स कैसे दे सकता है? क्रेडिट कॉस्ट जो 110 बेसिस पॉइंट बढ़कर आई है, मुझे लगता है सबसे बड़ा झटका ही यही लगेगा। तो आई थिंक नंबर्स LIC हाउसिंग के काफ़ी ख़राब है। अब ये इसकी मर्जी आए उतना गिर सकता है, इसको कितना गिरना है ये डिसाइड करे। प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक ऑफ द डे में और रिजल्ट्स के बाद बड़ा गैप से खुलता है, तो शायद आपको एक्शनेबल ट्रेड ना मिले। मेरा ये मानना है 2-3% तक भी अगर नीचे खुले तो शॉर्ट करना चाहिए। उससे अच्छा, हाँ, 2-3% तक तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खुले तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। 5-7%, 5-1% तो इतना तो बनता है दीप इन नंबर्स पे। 5% इतना तो बनता है। अब इससे ज़्यादा घटता है कम घटता है वो देखने वाली बात। तो कम घटे तो एक बार शॉर्ट बन सकता है। टाटा स्टील के साथ हिंडाल्को भी, नोवेलिस के जो नंबर आए हैं बहुत ही खराब है। ग्लोबल ऑपरेशंस सारी मेटल कंपनियों के बड़े कमजोर है। अच्छा, टाटा स्टील भी जो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है वो इंडिया ऑपरेशंस को लेकर पॉजिटिव है। ग्लोबली कोई खास पॉजिटिव वहां भी नहीं है। हाँ। अब इनकी किस्मत एक ही चीज बदल सकता है, वो है चाइना। अगर चाइना प्रॉपर तरीके से रीओपनिंग करा ले तो एक अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है हिंडाल्को भी आज 7-8 रुपए 10 रुपए घट जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा शायद ना भी घटे, ये वाली बात। और एक और कमजोर रिजल्ट है मुथूट फाइनेंस के। स्टॉक ऑफ द डे में शॉर्ट के तौर पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुथूट फाइनेंस में दीप किसको नहीं पता कि नंबर्स खराब आएंगे। मतलब गोल्ड लोन कंपनियों पर हम किस लेवल से हम बेरिश हो गए कि हमने कहा ये धंधा खत्म हो रहा है इन कंपनियों के लिए। ये अब सरकारी बैंक जिस तरह से घुस रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, देखो लोन की जरूरत है ना मुसीबत के समय में ज़्यादा होती है ना। और ये तो जिस तरह सोना के सामने लोन लेना तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन होती है इंडिया में मानसिकता के हिसाब से। सो आई थिंक अभी लोन ग्रोथ आपकी कम होगी, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो आपके लिए गोल्ड लोन की जरूरत वगैरह वो कम हो ही जाती है। सो आई थिंक, बट मनापुरम के बाद सबको आइडिया भी था, खाली यही कि कल थोड़ा बढ़कर आया तो आज एक चांस बन सकता है इसके लिए थोड़ा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नंबर्स काफ़ी कुछ प्राइस में है, थोड़ा घट सकता है लेकिन एक्शनेबल ट्रेड बनेगा नहीं। तो पसंद आपको कुछ नहीं आया नंबर्स में, कुछ ज्यादा खास नहीं देखा? क्या पसंद करूं मैं? पेपर स्टॉक्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जेके और एक और हुतामाकी, वो नंबर्स ठीक दे रहे हैं। बाकी तो कहीं कोई ऐसा मजा है नहीं। जेके तो हमारी ऑलरेडी हमेशा से लिस्ट में आई है, टॉप परफॉर्मर हमेशा से, तो वो ठीक। कैश के स्टॉक्स थोड़े ठीक आ रहे हैं, बाकी एफएनओ के तो कल सारे बेकार हैं, सब बेकार है। चलिए, तो आज ज़्यादातर नेगेटिव रिएक्शन ही एक्सपेक्ट करें सारे एफएनओ काउंटर्स पर, और हिंडाल्को ऑफ कोर्स नोवेलिस के बेसिस और मेटल्स की वीकनेस पर ये भी रिएक्ट करेगा। आइए फिर थोड़े और डिटेल्स में नंबर्स के बारे में जाने, बाकी नंबर्स और खबरें भी। वरुण, अरमान और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। देखिए, ट्रिगर्स में भी आज सबके सब नतीजे ही हैं खासकर, और जो खबरें आई है वो भी नतीजे ही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ट्रिगर्स बता देता हूँ। आज भारतीय एयरटेल, हीरो मोटो, अडानी के नंबर्स आने वाले हैं। अडानी पोर्ट्स के यहाँ पे निफ्टी में। एफएनओ में अंबुजा सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, जीएनएफसी, नवीन फ्लोरिन, रैमको सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एस्ट्रल लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जो एफएनओ में अपने नतीजे घोषित करेगी। कैश में तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जहाँ पे भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनी है, कैम्स जैसी कंपनी है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा।
इसके अलावा एस्ट्रल की नतीजे तो आएंगे, साथ ही साथ बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस इशू पे ये कंपनी विचार करने वाली है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे वैसे तो सबकी नज़र रोज रहती है, लेकिन आज खास नज़र इंडेक्स जो उससे अडानी एंटरप्राइजेस बाहर हो जाएगा। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन का प्राइस बैंड भी बदला गया है, 10% से कम करके 5% किया गया है। एक्स डिविडेंड है आईजीएल और एसआरएफ, इंटरिम डिविडेंड है करीब 3-3 रुपए के आसपास की, तो वहाँ नजर रखनी है। नतीजा आप लोग ने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार क्विकली नंबर्स बता देता हूँ। टाटा स्टील के कंपनी की आय में 6% गिरावट है, मार्जिन 7% पे आए हैं, 10% का अनुमान था, 26% गिर के आए हैं और कंपनी ने 2200 करोड़ के आसपास का घाटा किया है। इसके अलावा हिंडाल्को नोवेलिस का नतीजे रेवेन्यूज करीब 3% गिर के आए हैं। वहीं कंपनी का एडजस्टेड एबिटा अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी करीब 32-33% की गिरावट है और मार्जिन 11.6% गिर के 8.1% पे आए हैं। मुनाफा 95% गिरा है, तो नोवेलिस के भी कमजोर नतीजे हैं, हिंडाल्को पे इसका असर देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो नतीजों का ही पूरा रिएक्शन है। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे हैं आपके पास? ये कुछ नतीजे जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नतीजे आपको थोड़े कमजोर साइड ही दिख रहे हैं। एनआईएस तो लगभग 14% बढ़े हैं, पर अब मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा जो हमारा अनुमान 775 करोड़ का था, मुनाफा जो आया वो सिर्फ 480 करोड़ आया है, तो मुनाफे में आपको काफ़ी बीट दिखेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप जीएनपीएस हैं, जीएनपीएस भी लगभग थोड़े बहुत सुधर के आए हैं, 4.9% से उधर कर 4.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी ओवरऑल आपको नतीजे दिखेंगे, ओवरऑल नतीजे आपको थोड़े कमजोर ही दिख रहे हैं। एनआईएस तो लगभग 10% के आसपास जो गिर कर आई है, पर आप एनएनपीए की बात करेंगे तो वहां पर बढ़ोतरी देखी गई है, 1.48% से बढ़कर 2.3% के आसपास जो है वहां पर आते हुए दिखे हैं। तेजस नेटवर्क नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 157% जो है बढ़कर आई है। और पिछली बार जो कामकाजी घाटा था 28 करोड़ का, इस बार उनको कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है 8 करोड़ का, तो वहां पर आपको ओवरऑल जो नतीजे दिखेंगे आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। और मोबाइल यहाँ पर नतीजे कमजोर आते हुए दिख रहे हैं, आय लगभग 2% गिर का, ये पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया, 9.5% से गिरकर सिर्फ 2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा 8.7 करोड़ से गिरकर 4 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे कमजोरी है। और इसी के साथ साथ अदर इनकम भी है जो 7 करोड़ आई है, जो पिछली बार 1.7 करोड़ थे, तो इसका भी फायदा होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे नतीजे आपको कमजोरी दिख रहे हैं। और अंत में अगर एचजीवीएन की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन भी थोड़े से गिर कर आए, 70% से गिरकर 68.9% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में लगभग आपको 20 से 22% की बढ़ोतरी दिखेगी। ओके, ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। और वरुण, नतीजे ही हैं, खबरें तो आज है नहीं वैसे ज्यादा, बताएं कौन से नतीजे? राइट दीप, तो बचे कुछ जो नतीजे हैं उसमें बीएलएस इंटरनेशनल है, नतीजे अच्छे हैं। आय में देखिए 93% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 11.5% से बढ़ के 15% पे आए हैं। मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 28 करोड़ से बढ़ के करीब 50 करोड़ के आसपास आया है। और 0.5 पैसे प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। जेके पेपर अच्छे नतीजे हैं, यहाँ पे आय में 61% की बढ़ोतरी, मार्जिन 10% बढ़ के आए हैं, 24.5% से बढ़ के 34%। मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के करीब 330 करोड़ पे आया है और 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। कोहिनूर फूड नंबर्स कमज़ोर है, कंपनी मुनाफे से घाटे में आई, हालांकि मुनाफा भी कोई बड़ा नहीं था, पिछले साल 40 लाख का मुनाफा था, लेकिन इस बार करीब 14 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी ने कर दिया है। आय में भी करीब 25.5% की गिरावट है और मार्जिन थोड़े बहुत बढ़ के आए हैं क्योंकि आय गिरी है और एबिटा में गिरावट जो है थोड़ी कम है। इसके अलावा एक खबर भी आई है इस कंपनी के लिए कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड के लिए रणनीतिक करीब 250 करोड़ के आसपास का निवेश जो है उसको ये रिव्यू करने वाले हैं बोर्ड की बैठक में, तो ये एक अपडेट भी आया है। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ नतीजे अच्छे हैं, आय 27% बढ़ी है, मार्जिन देखिए 9% से बढ़ के करीब 11% और मुनाफा जो है 27 करोड़ से बढ़ के सीधे 46 करोड़ पे, तो ये नतीजे अच्छे हैं। ओके, तो सारे एक नतीजे हैं और कुछ नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए, इनके बारे में भी जाने। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। टाटा स्टील यहाँ पर आपको खास नजर रखनी है क्योंकि नतीजे एक अनुमान से भी कमजोर हैं। अनुमान तो कमजोर नतीजों का ही था। सीएलएसए मान रहे कि खरीदारी किराए को बरकरार रखा 135 रुपये के लक्ष्य ले, और ये भी ये मान रहे कि नतीजे काफ़ी हद तक जो है अनुमान से कमजोर है और नेट डेट जो है फ्लैट ही रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा, 110 रुपये के लक्ष्य ले। जेफरीज खरीदारी किराए दे ने 150 रुपये का लक्ष्य दिया और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 120 रुपये के लक्ष्य ले, 118 की जो है क्लोजिंग है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे, लेकिन जो लक्ष्य है वो 480 से बढ़ाकर 520 कर दिया है, 388 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो इनके अनुमान से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी कम आया है क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट तिमाही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखें, 500 के लक्ष्य ले। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 320 रुपये का लक्ष्य दिया है।
वहीं अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है जहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1200 से घटाकर 1140 कर दिया है। एक खास पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि अगर आप गोल्ड लोन बुक अगर आप देखें तो फ्लैट रही है, लेकिन जो बाकी बैंक्स की है इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली, यानी कंपटीशन काफी तगड़ा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1150 के लक्ष्य के लिए। वरुण बेवरेजेस यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था कल। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1222 की क्लोजिंग है, 1540 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। हिंडाल्को पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, ये खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 447 की क्लोजिंग, 580 का टारगेट है। हिमांडे तीसरी तिमाही जो नोवेलिस ने रिपोर्ट किया है काफी कमजोर है। वहीं जेफरीज भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में डालमिया भारत, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1885 की क्लोजिंग है, 1950 रुपए का लक्ष्य दिया। बस इतनी? आज रिपोर्ट्स कम है सर। क्यों? कंपैरेटिवली कम है। वजह बताओ। कम है तो हमको पता चल गया पहले से, इतने में आप हो गए। कल सर 6 पेज थी रिपोर्ट्स। पास्ट हिस्ट्री का तो कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहना चाहिए। कल के बारे में क्या ख्याल है? कल आएंगे सर, आज तो ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, कल रिपोर्ट्स काफी सारी आएंगी। आने वाले कल पर ही दुनिया कायम है, तो आशीष भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कल ढेर सारी रिपोर्ट्स वो रखेंगे। लेट्स सी। आइए तब तक बढ़ते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है, शामिल करते हैं मुलाकात वक्त पिक ऑफ द डे का। आमतौर पर जल्दी 2 सेंटेंस में अपना काम खत्म कर देने वाले बंसल जी के साथ करते हैं पिक ऑफ द डे की शुरुआत। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज तो 2 नहीं, मेरे मतलब कि 3-4 सेंटेंस है अनिल जी। शुरुआत तो मैंने किसी और चीज से करनी थी जी, बट अनिल जी आशीष से शुरुआत करता हूँ। अनिल जी आशीष के पास रिपोर्ट्स भी कम है और अनिल जी आज चेहरे पे चमक भी नहीं है। हाँ। अगर शादीशुदा होते तो अनिल जी हम समझ जाते हैं, आप पता नहीं, अब दुनिया खुद समझेगी अनिल जी कि चमक क्यों कम है। कल किसने डांट लगाई उनको शाम को? मैं तो ऑफिस में नहीं था कल। और ऑफिस के बाहर अगर कोई लगाए तो उसका तो मेरे पास कोई कंट्रोल भी नहीं है। जी बंसल जी, फिर भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और एक कमीशन बिठाया जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट आएगी 3 महीने बाद वो आपको सौंपी जाएगी। जी सर, बताएं अब आप पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी आज जो आपकी निफ्टी की कमेंट्री थी ना अनिल जी, पिछले 4-5 सालों की मुझे आज बेस्ट कमेंट्री लगी अनिल जी निफ्टी की। तो अनिल जी हैट्स ऑफ टू यू अनिल जी, कॉम्प्लीमेंट है अनिल जी मेरी तरफ से। क्यों आज ऐसा क्या खास, मतलब मैं समझ नहीं पाया, ऐसा मतलब क्यों आपको इतना अच्छा क्यों लगा, क्या वजह से? अनिल जी एक्सीडेंटली इंसिडेंटली अनिल जी हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है निफ्टी की कॉल ऑप्शन में अनिल जी, कल ही लिया था। ओके। और आज आपकी कमेंट्री सुन के अनिल जी मतलब कि 7वें आसमान पर है अनिल जी। चलो बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे वही है जो कल वागले जी ले गए थे हमारी टाटा केमिकल। काफी बेहतरीन लग रहा है टाटा केमिकल, तो 985 985 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल को खरीदारी की राय है 1040 के लक्ष्य के लिए। 1040 का टारगेट, 985 का 1040 का टारगेट, 985 का स्टॉप लॉस, 1006 टाटा केमिकल में खरीदारी करने की राय। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपकी ग्रीन टाई के मद्देनजर मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा कम्युनिकेशंस को। भी बंसल जी टाटा केमिकल्स की बात कर रहे थे, मेरी खरीदारी की राय टाटा कम्युनिकेशंस पर है। वजह यह है कि स्टॉक एक मेजर सपोर्ट तक आया और सपोर्ट पर आने के बाद इंट्राडे चार्ट्स पर कल के ट्रेड में हमने ब्रेकआउट आता हुआ देखा, तो मुझे लगता है कि वापस रेंज के ऊपरी छोर तक स्टॉक जाना चाहिए, तो इन स्तरों पर खरीदारी करने में हर्ज नहीं है। यहां पर 1236 1236 पर एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 1287 का, दूसरा टारगेट 1305 का होगा। खरीदारी की राय है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन और टाटा केमिकल, 2 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स यहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती है। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। मेटल्स काउंटर्स मुझे वीक लगते हैं और नेल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स में 78.5 79 अगर ये लेवल मिलता है ओपनिंग तेजी के साथ तो यहाँ पर बिकवाली करके चलें।
80 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और 75 से 74, 75, 74 तक के टारगेट्स नेल्को के फ्यूचर्स में आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, पिछले 6 महीने में जिस तरह की इसमें एक रिकवरी देखने को मिली थी, वो एक करेक्टिव मूव नजर आता है और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक वापस से एक डाउन ट्रेंड में शुरुआत दे चुका है और आने वाले समय में ये 70 रुपए के भी लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। ओके, नेल्को ये है वो स्टॉक्स जहां पर बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आज के लिए। मेटल आज रहेंगे कमजोर, सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है कमजोरी की तरफ। आइए सुमित जी का किया जाए स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे पावर ग्रिड को सिलेक्ट करना चाहिए। पावर ग्रिड के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, पावर ग्रिड यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें और कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करें। पावर ग्रिड के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है वो 213 रुपए के आसपास का है, तो स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 213 के आसपास का बनेगा और ऊपर के अंदर यहाँ से जो टारगेट देखने को 213, 212 के आसपास का सपोर्ट बनेगा और ऊपर में यहाँ से जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 223 रुपए से लेके 226 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 223, 226 के टारगेट्स के लिए। ओके, 223 और 226 ये दो टारगेट खरीदें पावर ग्रिड राय सुमित जी की। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे एक कैपिटल गुड्स की कंपनी है जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इनफैक्ट अनिल जी आपने कहा कि अच्छे नतीजे कल उनसे आ गए, तो कल इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। इनफैक्ट अगर हम सारे पैरामीटर्स पे देखें, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट, तो कंपनी ने करीबन 50 से 60% का रेवेन्यू, करीबन 70% का EBITDA ग्रोथ दिखाया। पहले 9 महीने में दैट इज फॉर FY23 कंपनी ने करीबन 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट करीबन 125 करोड़ है, जो पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट करीबन 105 करोड़ था। इस कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 लाख करोड़ का, इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी को मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक पावर क्रेन भी लॉन्च किया है जो इंडिया में पहली बार कोई कंपनी ने किया है। हमको लग रहा है कि चौथा क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा और आने वाला साल दैट इज FY24 में भी ग्रोथ अच्छी तरह से आएगी। तो यहाँ पे करीबन 339 का प्राइस चल रहा है। हमको लग रहा है कि 400 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी प्राज इंडस्ट्रीज रहेगा, जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिसंबर क्वार्टर के लिए किए हैं, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी एक निवेश का मौका बन सकता है। करीबन 365 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगले 8 से 12 महीने में 425, 430 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दो कैश के स्टॉक्स खरीदारी करने की राय, एक्शन कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ सॉरी एक्शन कंस्ट्रक्शन नहीं, विनती ऑर्गेनिक्स है ध्यान एक्शन ओके एक्शन कंस्ट्रक्शन और माफ कीजिए विनती नहीं, एक्शन कंस्ट्रक्शन और प्राज दोनों में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। चलिए कुछ और नतीजों पर भी बात की जाए और राय ली जाए जिस तरह से आपको मूवमेंट बन रहा है। टाटा स्टील वैसे अनिल जी ने ऑलरेडी कह दिया कि कमजोरी होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ प्योर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, सुमित जी जरा बताएं, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे 2.5% नीचे खुला था, आज भी कमजोरी के आसार है, तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ दिखते हैं टाटा स्टील के लिए? दीपांशु देखिए टाटा स्टील के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, स्टॉक के अंदर और सेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील के अंदर भी कल दबाव देखने को मिला था, अभी यहाँ से और थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर 114 रुपए और 110 रुपए, ये दो लेवल टाटा स्टील में इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक के अंदर ऊपर में 120 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसके अंदर फ्रेश बाय का व्यू बनेगा नहीं। या तो नीचे में 110 के आसपास का बाइंग का व्यू बनेगा या 120 के बाद बाइंग का व्यू बनेगा। फिलहाल यहाँ से गिरावट दिख रहा है, 5 से 7 रुपए का गिरावट यहाँ से प्रेजेंट लेवल से टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील इस पर रखनी है नजर। ऑन मोबाइल कुणाल जी जरा एक बार इसका चार्ट देख लें सर। नतीजे डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, आय एकदम सपाट है, कामकाजी मुनाफा 80% गिरा है, मार्जिन में शार्प कॉन्ट्रैक्शन है, ओवरऑल मुनाफा भी गिरकर आया है। और ये तब जब हम इनकी अदर इनकम अच्छी रही, अगर आप अदर इनकम निकाल दें जो काफी बढ़कर आई है तो फिर और भी खराब नंबर्स हैं, बट ओवरऑल वीक नंबर्स। चार्ट्स क्या कहती हैं सर ऑन मोबाइल ग्लोबल?
देखिए चार्ट भी कमजोर है दीपांशु। स्टॉक पे हमने एक बहुत बड़ा रनअप देखा, उसके बाद इसमें उसी तीव्रता से गिरावट आते हुए देखी, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो स्टॉक के लिए था वो लगभग 100 रुपए के करीब था। 100 रुपए के लेवल्स के नीचे जब से ट्रेड करने लगा है तब से इस पर डाउनवर्ड प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर दिखता है मुझे लगता है उछाल में निकलने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉक और नीचे के लेवल्स तक आ सकता है, तो उछाल में जिनके पास निवेश है निकलने का प्रयास करें। हिमांशु, ये कैश स्टॉक आपके लिए भी सर, तेजस नेटवर्क्स, यहाँ पर अच्छे नतीजे आए हैं, आय 2.5 गुना बढ़कर आए हैं, कामकाजी मुनाफे के सामने कामकाजी घाटे के सामने कामकाजी मुनाफा आया है। ओवरऑल घाटा भी 55% कम हुआ है, और टाटा कॉम को तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ और शेयर्स और वारंट्स अलॉट भी किए हैं, बट ओवरऑल तेजस नेटवर्क्स चार्ट पर हिमांशु जी। दीप देखिए, ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं स्टॉक का तो वो पॉजिटिव है। पिछले कुछ समय से स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में एक डिसेंट करेक्टिव साइकिल पूरी की है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ रहा था। मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद यहाँ पर पॉजिटिव ट्रैक्शन स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है, और मेरी नजर में 575 580 के लेवल्स वॉच करने इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आज ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, 580 रुपए के ऊपर निकलने में कामयाबी दिखाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ दिनों में मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा, और शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्टॉक 630 640 तक की अपसाइड भी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। BLS इंटरनेशनल, बंसल जी जरा इसको आप देखें सर, आय डबल हो गई है, कामकाजी मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, मुनाफा भी 80% बढ़कर आया है। चार्ट्स पर वैसे उतना खास नहीं था कल, बट BLS इंटरनेशनल क्या कहती है सर? दीपांशु पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 181 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है। नीचे में देखें तो 178 एक अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में दीपांशु 187 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा से एक फायरवर्क जो ये स्टॉक दिखाता रहता है, तो 187 के लेवल्स टूटेंगे तो दोबारा से एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। 187 अब ये अगला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा BLS इंटरनेशनल के लिए। SJVN, सुमित जी एक बार इसका चार्ट भी देख लें सर। आय एकदम सपाट रही है, कामकाजी मुनाफा सपाट रहा है, मार्जिन्स में स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ओवरऑल मुनाफा 22% बढ़कर आया है क्योंकि इनकी अदर इनकम काफी स्ट्रांग रही है, हालांकि एक एक्सेप्शनल एक्सपेंस भी था। कल तो बढ़िया मोमेंटम में था SJVN, आज के लिए चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दिवांशु, स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल चुका है, स्टॉक नीचे में अभी सपोर्ट के पास है, 30 रुपए 31 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो अब यहाँ से ऊपर में बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 35 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, और 35 रुपए का लेवल निकलने के बाद 37 रुपए तक के मूव SJVN के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक अब अच्छा बनना चाहिए, ऊपर की तरफ का बाउंस बैक अच्छा बनना चाहिए SJVN में। चलिए देखते हैं, पावर स्पेस में आपको मोमेंटम रहेगा। पेपर स्टॉक्स, अनिल जी भी बात कर रहे थे, एक बार अविनाश जी आपसे भी राय लेना चाहूंगा। JK पेपर बढ़िया नंबर से 61% आय बढ़ी है, 2.25 गुना कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 2 गुना मुनाफा भी बढ़कर आया है। ओरिएंट पेपर के कल हमने अच्छे नतीजे देखे थे, हुतमाकी के भी नंबर्स अच्छे आए हैं। क्या राय रखते हैं सर इस स्पेस पे? इनफैक्ट दीपांशु, पेपर कंपनीज में हमको लग रहा है कि क्लियरली इनको प्राइसिंग पावर मिला है, डिमांड सप्लाई से काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, और हमको लग रहा है कि इन द नियर टर्म कोई बड़ी कैपेसिटी इंक्रीज ना आने के कारण जो पेपर के प्राइसेस है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से JK पेपर के नंबर जो आ गए वो इन लाइन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चौथा तिमाही भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आने की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से पेपर कंपनीज में काफी हद तक मल्टीपल री रेटिंग हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर अर्निंग्स ग्रोथ मजबूती से आती है तो आपको शायद और थोड़ी बढ़त इन कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनको अभी भी इन्वेस्ट करना है पेपर कंपनीज में निवेश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे 6 to 6 मंथ्स का जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है, और डेफिनेटली इसमें JK पेपर एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो इसमें अच्छी बढ़त पॉसिबल लग रही है। अच्छी बढ़त पॉसिबल लग रही है JK पेपर, इस पर आप रखें नजर, और बाकी पेपर स्टॉक्स भी आपके रेडार पर आने चाहिए क्योंकि नतीजे इस स्पेस से लगातार आप अच्छे ही बनते हुए देख रहे हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में भी अविनाश जी ने बात करी थी, ये भी अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा। कोहिनूर फूड्स, ये एक और काउंटर है जो नतीजे पर रिएक्ट करेगा। कुणाल जी एक बार कोहिनूर फूड्स के भी चार्ट देखें, क्योंकि मुनाफे से घाटे में आई ये कंपनी, कमजोर नतीजे हैं, हालांकि ओवरऑल आय में आपने बढ़त जरूर देखी है, 25 माफ कीजिएगा आय भी घटकर आई है, आय भी इनकी 25% घटकर आई है, कामकाजी मुनाफा घटा है, मार्जिन्स ठीक रहे हैं, बट मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। जरा बताएं सर कोहिनूर फूड्स का चार्ट। देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो लिक्विडिटी की समस्या है स्टॉक में, आमतौर पर इसमें सर्किट लगा रहता है, कभी ऊपर का तो कभी नीचे का, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको ट्रेड करने में आपको संयम बरतना चाहिए।
अगर किसी की पोजीशन पहले की बनी हुई है तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस आपको 60 रुपए के नीचे, 60 के नीचे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 60 रुपए के नीचे स्टॉक गया तो एक बार और कमजोर हो जाएगा और उन स्तरों के नीचे निकलना जरूरी हो जाएगा। ऊपर मुझे लगता है स्टॉक में 90 रुपए तक जाने की जगह है, तो स्टॉक अगर नीचे आकर कंसोलिडेट करता है, दोबारा ताकत दिखाता है, तो 90 पर अगला रेजिस्टेंस है। मेरी राय में स्टॉक में उछाल में निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो उछाल में निकलने का ही प्रयास करें। चार्ट भी थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है कुणाल जी को। अविनाश जी, कल बड़ी खबर जो थी वोडाफोन आइडिया के डेट टू इक्विटी कन्वर्जन को लेकर थी। स्टॉक भी 20% दौड़ा। वोडाफोन के साथ साथ इंडस टावर्स में मूव आई और कुछ जो बैंक्स जिनका एक्सपोजर हाई है वोडाफोन की तरफ, वहां पर भी अच्छी मूव दिखी। अब आगे की बात कैसे देखते हैं? सस्टेनेबल है वोडाफोन आइडिया के लिए अब बाकी फंड्स रेज करना, और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, इंडस टावर्स के लिए क्या मीनिंग निकलता है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन का जो डिसीजन हुआ है कि 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली अच्छी बात है क्योंकि उतना कैश फ्लो बचेगा। बट कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, अभी भी करीबन 2,40,000 करोड़ का कर्जा इनके बैलेंस शीट पे बैठा है, तो वो डेफिनेटली दिक्कत की बात है। और दूसरी बात दीपांशु, अगर इनकी इक्विटी कैपिटल की बात करें तो अभी तो 32,000 करोड़ की इक्विटी है, और डाइल्यूशन आएगा तो यहाँ से डिविडेंड का जो आउटलुक है या अर्निंग्स ग्रोथ का जो आउटलुक है वो काफ़ी वीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडस टावर्स के लिए तो थोड़ी पॉजिटिव बात है कि उनको थोड़ी सी रिकवरी और अपने ड्यूज मिलेंगे, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो शेयर बढ़ा है, मुझे लग रहा है कि ये राइज ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो निवेशकों को थोड़ा सा इस स्टॉक से बच के रहना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी इक्विटी होने के बाद उसको सर्विस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अभी भी डेट सर्विसिंग एक चैलेंज है। एक राहत तो मिला है कि जो ये पेमेंट्स थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, बट बाकी फंड रेजिंग अभी भी इस पर आपको रखनी है नज़र। बट वोडाफोन आइडिया नॉनदलेस ये फोकस में रहेगा। इंडस टावर भी आपको रेडार पर रखना चाहिए। कल की शानदार मूव के बाद देखते हैं आज इस पर अगर आपको फॉलो ऑन एक्शन मिलता है कि नहीं। भारतीय एयरटेल ये एक और काउंटर है जिसके आज नतीजे आने वाले। अविनाश जी, एक बार भारतीय एयरटेल पर भी अपनी राय दें सर। नतीजों से पहले क्या एक्सपेक्ट करना है? आरपू फ्रंट पर थोड़ा और एक्सपेंशन देखते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि आरपूज इस क्वार्टर में आपको अच्छी तरह से बढ़त देखने को मिलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आने वाले क्वार्टर्स में 5G का जब रोल आउट होगा तभी मैं समझता हूं कि ज़्यादा वैल्यू एडिशन और ज़्यादा मार्जिन एक्रेशन होने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली जो कमेंट्री मैनेजमेंट की रहेगी, स्पेशली 5G रोल आउट के ऊपर आरपूज कितने बढ़ेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, और ऑब्वियसली कितना डेटा से रेवेन्यू आ रहा है, कितना वॉइस से आ रहा है, प्लस जो भी इनके एक्सपेंशन के इनिशिएटिव्स है, ये सारी बातें मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। और कहीं ना कहीं आरपू में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है तो स्टॉक में अच्छी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, तो आरपू ये रहेगा इंपॉर्टेंट। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कितना कमाई पर यूजर कंपनी करती है, ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, और कंपनी का टारगेट भी ऐसे बढ़ाने का। देखते हैं आज कैसे नतीजे आएंगे। आइए और नतीजों पर भी करेंगे बातचीत, बाकी स्टॉक्स पर भी करनी चर्चा। बाजार भी खुलने के लिए तैयार। हम भी करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।